हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अटल एकेडमी पे। मैं आज आपको संविधान का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक राष्ट्रपति के बारे में बताऊंगा, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। तो इनसे रिलेटेड हर एग्ज़ाम के अंदर एक या दो क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो इनसे रिलेटेड हम कुछ तथ्य भी जानेंगे और इनसे रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल भी पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं राष्ट्रपति टॉपिक। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है दोस्तों, सबसे पहले ये तीन बातें हमको याद रखनी है। भारत के जो प्रथम नागरिक होते हैं वह भारत के राष्ट्रपति होते हैं दोस्तों। ठीक है बात। भारत में राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। यह बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है दोस्तों। जो राष्ट्रपति का पद है भारत के अंदर, वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये दोनों बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तीसरी बात क्या है दोस्तों, तीसरी बात है कि भारत के अंदर जो तीनों सेनाएं होती हैं, उनके जो प्रमुख होते हैं वह भारत के राष्ट्रपति जी होते हैं। वह कौन कौन सी सेनाएं हैं? जल सेना, थल सेना और वायु सेना। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये तीनों बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। दोबारा से इन तीनों बातों को रिकॉल करते हैं। सबसे पहले क्या था, भारत के अंदर प्रथम जो व्यक्ति होते हैं वह भारत के राष्ट्रपति होते हैं। या ऐसे कह सकते हैं, भारत के अंदर जो प्रथम नागरिक होते हैं वह भारत के राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात क्या है, जो भारत के अंदर राष्ट्रपति का पद है वह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, तीसरी बात क्या है, तीसरी बात है भारत के अंदर तीनों सेनाएं हैं, जो जल सेना, थल सेना और वायु सेना। तीनों सेनाओं के जो प्रमुख होते हैं, सेनापति होते हैं, वो भारत के राष्ट्रपति जी होते हैं और इनके पास कुछ इनके बारे में शक्तियां भी होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये तीनों बातें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर इनसे रिलेटेड आपके एग्जाम के अंदर कोई क्वेश्चन आता है तो आप डेफिनेटली करके आओगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हम करते हैं इनसे रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल जो शुरू करवाने जा रहा हूँ मैं, और साथ साथ पढ़ेंगे और साथ साथ याद भी करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों, सबसे पहले अनुच्छेद दिया हुआ है हमको 52 अनुच्छेद। आर्टिकल 52 के तहत क्या आता है दोस्तों, आर्टिकल 52 के अंदर दिया हुआ है कि भारत के अंदर राष्ट्रपति का पद होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अनुच्छेद 52 आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं अनुच्छेद 53। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है दोस्तों। इसके अंदर क्या दिया हुआ है, इसके अंदर दिया हुआ है राष्ट्रपति के जो कार्य हैं उनके बारे में और राष्ट्रपति की जो शक्ति होती है उनके बारे में। ठीक है दोस्तों, तो क्या बताया गया है अनुच्छेद 53 के तहत, अनुच्छेद 53 के तहत बताया गया है कि राष्ट्रपति के पास कुछ कार्य होंगे और उनसे रिलेटेड कुछ शक्तियां भी होगी, जैसे न्याय की शक्ति, वीटो पावर, ऐसी कुछ शक्तियां होती हैं इनके पास, जो हम अलग से वीडियो बनाएंगे, उसके अंदर हम आपको अच्छे से क्लियर करवा देंगे दोस्तों। अब एक बार आपको इतना ही याद रखना है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये दोनों आर्टिकल आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब अनुच्छेद दिया हुआ है हमको 54 आर्टिकल के अंदर क्या है दोस्तों, 54 आर्टिकल के अंदर आता है निर्वाचन। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों ये आर्टिकल। अब 54 के अंदर आता है निर्वाचन। तो निर्वाचन की जो पद्धति है हमारे पास, हमारे संविधान के अंदर, वो अप्रत्यक्ष रूप से इनके जो चुनाव होते हैं और विधानसभा और राज्यों में जो विधानसभा होती है और संसद में लोकसभा और राज्यसभा होती है,
वो तीनों, ये तीनों मिलके इनके जो चुनाव होते हैं, इनके जो चुने हुए सदस्य होते हैं लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के, वो इनके चुनाव के अंदर वोट करते हैं और इनको चुनते हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले क्या है, राज्यसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और कौन वोट करता है दोस्तों, और करते हैं दिल्ली एवं पुडुचेरी, दिल्ली एवं पुडुचेरी ऐसे 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके अंदर विधानसभा का गठन किया गया है और इनसे जो विधानसभा है उनके भी निर्वाचित सदस्य इनके चुनाव के अंदर वोटिंग करते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूं ये 4 पॉइंट आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। क्या है ये 4 पॉइंट? संसद के दोनों सदन, राज्यसभा एवं लोकसभा, और राज्य के अंदर जो विधानसभा होती है उनके निर्वाचित सदस्य इनके अंदर वोट करते हैं। और दिल्ली एवं पुडुचेरी 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसके अंदर विधानसभा है और उस विधानसभा में जो निर्वाचित सदस्य हैं वो इनके चुनाव में वोट करते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बात आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है कि विधान परिषद के जो मेंबर होते हैं वो इनके चुनाव के अंदर कभी भी वोट नहीं करते, क्योंकि वो हमारे सभी राज्यों के अंदर नहीं है। सिर्फ 7 राज्यों के अंदर विधान परिषद का गठन किया गया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों 54 आर्टिकल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब करते हैं अनुच्छेद 55। 55 के अंदर क्या है दोस्तों? 55 के अंदर है निर्वाचन की रीति, निर्वाचन की रीति। अब ये क्या है? ऊपर है निर्वाचन, नीचे है निर्वाचन की रीति। तो निर्वाचन की रीति का मतलब है दोस्तों कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो किस पद्धति के द्वारा किया जाता है। तो इसके अंदर होता है दोस्तों समान अनुपात और अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है और एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा इनका चुनाव करवाया जाता है दोस्तों। ये 3 बातें आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। वैसे ज़्यादा याद रखने वाली बात नहीं है ये, अगर नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। ठीक है दोस्तों, इसको जरूर याद करना है। ठीक है दोस्तों, तो अब दोबारा से हमने 55 तक आर्टिकल पढ़े हैं, दोबारा से इनको रिकॉल करते हैं और साथ साथ याद करते हैं। तो 52 आर्टिकल है, उसके अंदर क्या दिया हुआ है? भारत में राष्ट्रपति का पद। 53 आर्टिकल के अंदर क्या है? राष्ट्रपति जी के कार्य एवं उनसे रिलेटेड शक्तियां। आर्टिकल 54 के अंदर क्या है? आर्टिकल 54 के अंदर है निर्वाचन, ये राष्ट्रपति जी का निर्वाचन कैसे किया जाता है और कौन वोट कर सकता है। ठीक है दोस्तों, 55 के अंदर क्या है? निर्वाचन की रीति, कि निर्वाचन किस तरह से होता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों 55 आर्टिकल तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब आता है दोस्तों आर्टिकल 56। 56 के अंदर क्या है दोस्तों? 56 के अंदर है पदावधि। पदावधि का मतलब क्या है दोस्तों? पदावधि का मतलब है कि जो हमारे राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं और उन्होंने शपथ भी ले ली है, तो अब वो कितने समय तक अपने पद पर रह सकते हैं या कितने पद पर कब इस्तीफा दे सकते हैं, कब नहीं दे सकते, तो वो अपनी मर्जी से इस्तीफा दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और 5 साल तक इस पद पर वो रह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, शपथ लेने के बाद 5 साल तक वो इस पद पर रह सकते हैं और 5 साल के बाद दोबारा से फिर चुनाव होगा और दोबारा से राष्ट्रपति चुने जाएंगे।
उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे उनका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का। अगर वो चाहे तो यहाँ से इस्तीफा भी ले सकते हैं, और इस्तीफा किसको देते हैं, वो देते हैं उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ 56 आर्टिकल आपको समझ में आ गया होगा। अब करते हैं आर्टिकल 57। 57 के अंदर क्या है दोस्तों, 57 के अंदर है पुनर्निर्वाचन। पुनर्निर्वाचन, पुनर्निर्वाचन का मतलब क्या है दोस्तों, पुनर्निर्वाचन का मतलब है अब राष्ट्रपति जी का जो समय था 5 वर्ष वो पूरा हो गया, अब वह दोबारा से फिर चुनाव में खड़े हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वह चुनाव में फिर से खड़े हो सकते हैं, और अगर वो दोबारा से जीत जाते हैं तो वह दोबारा पुनर्निर्वाचन उनका किया जा सकता है। तो इसके अंदर इतनी बात याद रखनी है कि कोई भी राष्ट्रपति होता है उनका पुनर्निर्वाचन किया जा सकता है। वही प्रोसेसिंग रहेगी जो पहले चुनने के लिए इनको चलाई गई थी, और दोबारा से ही वही प्रोसेसिंग चलेगी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ 57 आर्टिकल आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों दोबारा से रिकॉल करते हैं। आर्टिकल 52 अनुच्छेद 52 के तहत क्या है, राष्ट्रपति जी का पद। अनुच्छेद 53 के अंदर क्या है, राष्ट्रपति के कार्य एवं उनसे रिलेटेड शक्तियाँ। आर्टिकल 54 के अंदर क्या है, निर्वाचन। आर्टिकल 55 के अंदर क्या है दोस्तों, निर्वाचन की रीति। आर्टिकल 56 के अंदर क्या है, पदावधि। आर्टिकल 57 के अंदर क्या है दोस्तों, 57 के अंदर है पुनर्निर्वाचन। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ 57 आर्टिकल तक, अनुच्छेद तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब आते हैं अनुच्छेद 58 के तहत दोस्तों, अनुच्छेद 58 है, इसके अंदर दिया गया है योग्यता। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बिल्कुल याद रखना है। इनसे रिलेटेड 5 बातें हैं, वो आपको बिल्कुल याद रखनी है। पहली बात तो ये है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, क्योंकि वह एक दिन भी कम है 35 वर्ष की आयु से, तो वह राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता। तीसरी बात क्या है, वह किसी लाभ के पद पर कार्यरत न हो, जैसे राज्य के अंदर गवर्नमेंट जॉब के अंदर न लगा हो, या केंद्र के अंदर गवर्नमेंट जॉब के अंदर न हो, किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। चौथी बात क्या है दोस्तों, चौथी बात है कि वह लोकसभा में बहुमत प्राप्त करने योग्य होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो 5वीं बात क्या है दोस्तों, 5वीं बात है वह दिमागी तौर पर स्वस्थ और सही होना चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। तो मैं ये 5 बातें आपको यहाँ पे लिख देता हूँ और आप इनको याद कर लेना। तो पहली बात क्या है, भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात क्या है, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरी बात क्या है, पागल या दिवालिया न हो। चौथी बात क्या है, लोकसभा के अंदर, चौथी बात क्या है, लोकसभा के अंदर, सॉरी दोस्तों यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों, बाद में इरेज कर देंगे। चौथी बात क्या है दोस्तों, लोकसभा के अंदर बहुमत प्राप्त करने योग्य हो। 5वीं बात क्या है दोस्तों, 5वीं बात है लाभ के पद पर न हो।
तो ये बातें आपको बिल्कुल याद रखनी है दोस्तों। ये 5 बातें हैं। भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष आयु होनी चाहिए, लाभ के पद पर न हो, और क्या होना चाहिए, पागल या दिवालिया न होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये 5 बातें आपको समझ में आ गई होगी। इनसे रिलेटेड कुछ और भी जो शर्तें हैं वो भी हैं। क्या ये 5 ही योग्यताएं होनी चाहिए? ये तो हर नागरिक पूरी कर सकता है। क्या क्या है, भारत का नागरिक होते हैं, सभी होते हैं, 35 वर्ष आयु भी पूरी कर चुके होते हैं, पागल या दिवालिया कोई कोई है, लोकसभा के लोकसभा के अंदर बहुमत भी प्राप्त कर सकते हैं, लाभ के पद पर तो कोई कोई है दोस्तों, सरकारी जॉब तो किसी किसी को मिली है, सभी को तो मिली नहीं है। तो 2 बातें और होती हैं इसके अंदर, वो क्या क्या है? इसके अंदर जब राष्ट्रपति जी नॉमिनेशन फॉर्म भरते हैं तो उसके अंदर 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक सदस्य होने चाहिए। फिर नॉमिनेशन फॉर्म उनका अप्लाई होगा, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये 2 बातें आपको याद रखनी है। बस यही शर्त होती है जो हर व्यक्ति पूरी नहीं कर सकता। ठीक है दोस्तों, तो आपको बिल्कुल ये बातें ध्यान में रखनी है कि 50 अनुमोदक और 50 ही प्रस्तावक होने चाहिए लोकसभा और राज्यसभा से। ठीक है दोस्तों, और जब भी ये नॉमिनेशन फॉर्म भरते हैं तो 15,000 रुपये की राशि इनको आरबीआई के अंदर जमा करवानी पड़ती है, जमानत राशि। ठीक है दोस्तों, अगर वह लोकसभा, राज्यसभा और चुनाव के अंदर 1/6 बहुमत प्राप्त कर लेता है तो वह राशि उसको वापस दी जाती है। अगर 1/6 बहुमत प्राप्त नहीं कर पाता है तो वह राशि आरबीआई के द्वारा जब्त कर ली जाती है दोस्तों। ये बातें आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है दोस्तों। तो आइए दोस्तों अब शुरू करते हैं आर्टिकल 60 में क्या है दोस्तों? 60 में है शपथ। 60 में है दोस्तों शपथ। तो शपथ से रिलेटेड क्या है? शपथ जो होती है दोस्तों, राष्ट्रपति को जो चीफ जस्टिस होते हैं सीजीआई, जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, वो इनको शपथ दिलाते हैं। ठीक है दोस्तों, बस इतनी बात याद रखनी है आपको। 60 से शपथ कौन दिलाता है राष्ट्रपति जी को? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाता है दोस्तों। अनुच्छेद 61 बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। महाभियोग, इम्पीचमेंट। कई बार ये एग्जाम में पूछ लिया गया है दोस्तों कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है तो वह किस अनुच्छेद के तहत चलाया जाता है? तो वो अनुच्छेद है 61। ठीक है दोस्तों, कैसे चलाया जाता है? अगर राष्ट्रपति जी, जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति जी बने हुए हैं, वह संविधान की उल्लंघना करते हैं या कानून का उल्लंघन करते हैं तो इनके खिलाफ लोकसभा या राज्यसभा के अंदर प्रस्ताव लाया जाता है और इनको 14 दिन पहले जो राष्ट्रपति के पद पर होते हैं तुरंत सूचना दी जाती है कि आपके खिलाफ महाभियोग चलाया जा रहा है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो महाभियोग इनके खिलाफ चलाया जाता है, वह किसी भी सदन में चलाया जा सकता है, लोकसभा या राज्यसभा के अंदर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ 61 आर्टिकल आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों अनुच्छेद करते हैं 72 अनुच्छेद में क्या है? क्षमादान की शक्ति। क्षमादान की शक्ति। अब इसमें क्या है दोस्तों? इसमें है क्षमादान की शक्ति का मतलब है जो राष्ट्रपति के पास ये शक्ति होती है कि जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कि कोई भी अपराधी को दंडित कर देती है या उसको सजा सुना देती है फांसी की, तो राष्ट्रपति ही ऐसे मुकाम होते हैं उनके लिए जो उनको क्षमा कर सकते हैं
और उनकी सजा को माफ कर सकते हैं दोस्तों। वो कौन से अनुच्छेद के तहत आता है? वो 72 अनुच्छेद के तहत आता है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ 72 आर्टिकल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं 85 आर्टिकल। अनुच्छेद 85 के तहत क्या है दोस्तों? लोकसभा का विघटन। लोकसभा का विघटन। अब क्या है दोस्तों, जब राष्ट्रपति को ये पता लग जाए कि लोकसभा की जो कार्यवाही है वो सही ढंग से नहीं चल रही है, तो राष्ट्रपति जी क्या करते हैं? 85 अनुच्छेद के तहत लोकसभा का विघटन कर देते हैं या लोकसभा को भंग कर सकते हैं। ये शक्ति किस अनुच्छेद के तहत है? उनको 85 अनुच्छेद के तहत लोकसभा को ही वो भंग कर सकते हैं। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होगी दोस्तों। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों। 85 के तहत वह लोकसभा को भंग कर सकते हैं और कुछ समय के लिए या कुछ घंटों के लिए इसे रोक सकते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ 85 आर्टिकल आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब अनुच्छेद चलते हैं 108। 108 में क्या है दोस्तों? संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन। अब इसमें क्या है दोस्तों? संयुक्त अधिवेशन का मतलब है इकट्ठा। संयुक्त मतलब इकट्ठा होना। अब लोकसभा के अंदर अगर कोई प्रस्ताव पास हो जाता है, अगर कोई बिल पास हो जाता है, तो राज्यसभा उस पर सहमति नहीं जताती है। अगर वो सहमति न जताए तो क्या करेंगे? राष्ट्रपति जी को इसकी सूचना दी जाती है और राष्ट्रपति जी लोकसभा और राज्यसभा को इकट्ठे सदन में बुलाते हैं और इसकी जो अध्यक्षता है वो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। तो ज्वाइंट सीटिंग बोलते हैं इसको दोस्तों। ज्वाइंट सीटिंग जो होती है वो राष्ट्रपति जी बुलाते हैं। संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? हमारे माननीय जी राष्ट्रपति जी बुलाते हैं। और इनकी जो अध्यक्षता है दोनों सदनों की वो कौन करते हैं? लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो करते हैं। उम्मीद करता हूँ 108 संयुक्त अधिवेशन भी आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब क्या है दोस्तों? 123 के अंदर क्या है? इसके अंदर है दोस्तों अध्यादेश। अध्यादेश जारी करने की शक्ति। जारी करने की शक्ति। इसके अंदर क्या है दोस्तों? अगर भारत के अंदर तुरंत ही कोई कानून बनाने की आवश्यकता है तो राष्ट्रपति जी इसके तहत 123 आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति जी लोकसभा और राज्यसभा तीनों इकट्ठे होके और जो भी प्रस्ताव लाया जाता है उसके पक्ष में ये कानून बना सकते हैं। और वो कानून होता है जो वो 6 महीने तक रह सकता है, उसके बाद उसको बदलना पड़ता है दोस्तों या उसको पास करना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ 123 आर्टिकल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति जी के पास है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 123 के तहत। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों इनको रिकॉल करते हैं। अनुच्छेद 60 के तहत क्या है? शपथ। अनुच्छेद 61 के तहत क्या है दोस्तों? महाभियोग। अनुच्छेद 72 के तहत क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 72 के तहत है क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 85 के तहत क्या है? लोकसभा का विघटन। अनुच्छेद 108 के तहत क्या है दोस्तों? संयुक्त अधिवेशन। अनुच्छेद 123 के तहत क्या है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आर्टिकल आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब आगे क्या है दोस्तों? आगे है अनुच्छेद 143। 143 के अंदर क्या है दोस्तों? राष्ट्रपति जी सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। सलाह लेने की शक्ति।
हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनसे सलाह ले सकते हैं, माने या ना माने वो इन पर डिपेंड करता है दोस्तों। राष्ट्रपति जी माने या ना माने वो इन पर डिपेंड करता है। अनुच्छेद 352 के अंदर क्या है दोस्तों? 352 के अंदर है राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात दोस्तों, ये तीनों आर्टिकल बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है, कुछ भी नहीं है, बस एक बार याद करने की जरूरत है। इसमें 4 ऐड किया, 4 इसमें ऐड किया, ठीक है दोस्तों। 4 किया तो कितना हो गया? 356। 4 किया तो कितना हो गया? 360। अब क्या है? अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात का मतलब है दोस्तों कि अगर देश के अंदर बाहरी आक्रमण या युद्ध हो जाता है, युद्ध छिड़ जाता है, तो क्या करते हैं? राष्ट्रपति जी राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ 352 आर्टिकल आपको समझ में आ गया होगा। 352 आर्टिकल के तहत राष्ट्रीय आपात अभी तक भारत के अंदर 3 बार लगा हुआ है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चीन और पाक युद्ध के समय में लगे थे, ठीक है दोस्तों। ये 3 बार लगा हुआ है। कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया गया है कि भारत के अंदर राष्ट्रीय आपात अब तक कितनी बार लग चुका है, तो वो 3 बार लग चुका है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे दोस्तों, 3 बार लग चुका है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ 352 आर्टिकल भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब करते हैं अनुच्छेद 356। 356 के अंदर क्या है? राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन ये क्या है दोस्तों? ये है अगर राज्य के अंदर कोई भी सरकार, जिसकी भी सरकार हो, अगर उस सरकार की कार्यवाही उस स्टेट के अंदर सही नहीं चल रही है, अगर वो कार्यवाही सही नहीं चल रही है, तो उस राज्य के जो गवर्नर होते हैं ये सूचना उनको मिलती है कि यहाँ की जो कार्यवाही है वो सही नहीं चल रही है, तो राज्यपाल जी क्या करते हैं? राष्ट्रपति जी को सूचना देते हैं और उस जो वहाँ की सरकार होती है उसको भंग करके क्या करते हैं? राष्ट्रपति जी वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ 356 आर्टिकल भी आपको समझ में आ गया होगा। राष्ट्रपति शासन की शक्ति किसके पास है? वो भी राष्ट्रपति के पास है। राज्यों के अंदर लगाया जाता है दोस्तों ये। अब चलते हैं दोस्तों अनुच्छेद 360। ये हमारा आखिरी अनुच्छेद है दोस्तों। 360 के अंदर क्या है? राष्ट्रीय आपात। वित्तीय आपात, सॉरी दोस्तों, वित्तीय आपात। वित्तीय आपात का मतलब है दोस्तों अगर भारत के अंदर कोई अंदरूनी कोई युद्ध हो जाए या कोई और बात हो जाए तो क्या होगा? वित्तीय आपात लगाया जाएगा और सबको घर के अंदर बंद रहना पड़ेगा। तो अभी तक इसकी कोई भी जरूरत नहीं पड़ी है, ये कभी भी नहीं लगा है। उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी आर्टिकल आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको राष्ट्रपति का टॉपिक वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।